मतलब बोलो बोलो दीदी। हाँ, तो मैं पूछ रही थी अभी। क्वेश्चन रिपीट करो। यस, द क्वेश्चन इज कि गुलाम या स्लेव का मतलब क्या होता है? बोलो फातिमा। दीदी गुलाम मतलब हम्म, अगर कोई राजा हो और उसका जो गुलाम है, मतलब गुलाम को राजा की हर बात माननी होती है, वो जो बोलेगा मतलब वो होगा। यस, तो पुराने टाइम में कैसा होता था कि जब राजा लोग किसी भी एरिया में कॉन्कर करते थे या किसी भी एरिया में कब्जा करते थे, तो वहां के जो लोग रहते थे उनको वो अपना स्लेव या गुलाम बना देते थे कि उनके पास कुछ पैसा नहीं हो सकता, वो कोई फैमिली नहीं बना सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, वो दिन रात सिर्फ राजा की सेवा करेंगे। इस चीज को हम गुलामी बोलते हैं या स्लेवरी। उनके स्लेव्स होते थे। तो ये जो मोहम्मद घोरी हैं, उनके भी बहुत सारे स्लेव्स थे जिनको उन्होंने सिपाही बनाया था, मिलिट्री में उनको पोजीशन दी थी और उनको अलग अलग जगहों पे खड़ा किया था। और फिर जब मोहम्मद घोरी मर गए, तब उनके सारे गुलामों ने बोला कि आपने हमें कोई राइट्स नहीं दिए, आपने कभी हमको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है और हम हमेशा आपके ही अंडर रह गए, अब से ये सब नहीं चलेगा, अब हम राजा बनेंगे। और वहां से स्टार्ट हुआ था स्लेव डायनेस्टी, जो दिल्ली सुल्तानेट का पहला डायनेस्टी था। राइट? तो आई विल प्ले द वीडियो, फिर देखते हैं क्या हुआ। तो मोहम्मद घोरी के मरने के बाद स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली सुल्तानेट फॉर्म हो गई है। इल्तुतमिश नाम का एक किंग था, उसने काफी सालों तक वहां पे रूल किया, काफी सालों तक उसने वहां पे चलाया। ओके, तो उस टाइम पे क्या था कि एक मंगोल मंगोल जो एक टाइप के लीडर थे, जैसे दिल्ली में दिल्ली सुल्तानेट चल रहा था, वैसे ही दूसरे पार्ट्स में मंगोल इन्वेजन चल रहा था। तो आप देख सकते हो इस टाइम का जो एरिया जिसको हम बोलेंगे अभी का रशिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, ये सारे एरियाज मंगोल के अंडर आ गए थे। बहुत ही बड़ा एरिया था उनका जहां पे वो रूल कर रहे थे। मैंने कल मैप में भी दिखाया था, मैं अभी भी मैप पे भी दिखाती हूँ कि ये जो मंगोल लीडर्स थे उन्होंने कहाँ कहाँ तक अपना एरिया फैला रखा था। तो आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, ये जो पूरा रेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा एक्चुअली मंगोल लीडर्स के अंडर आया हुआ था। बहुत ही बड़ा एरिया है, ऑलमोस्ट अपने वर्ल्ड का 1/3 पार्ट समझो। अगर हम अपने पूरे वर्ल्ड को 3 टुकड़ों में बांट दें, उसमें से एक टुकड़ा मंगोल एम्पायर चला रहे थे। बहुत ही बड़ा एरिया था और वो काफी इजीली उसको मैनेज कर पा रहे थे। तो इस वीडियो में हमको क्या दिखा रहे हैं कि ये मंगोल एम्पायर जो थे, इससे पहले एक कोने में थे। आप ये ब्लू वाला पार्ट देखो ऊपर जहां मंगोल लिखा गया है, वो एक कोने में थे और कैसे उन्होंने धीरे धीरे स्प्रेड करके ऊपर का पूरा पार्ट कवर किया। सो लेट्स वॉच द वीडियो एंड सी। आप देख सकते हो थोड़ी देर में वो हमको दिखाएंगे कि कैसे मंगोल जो एक साइड में थे, उन्होंने धीरे 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 अपनी मिलिट्री का यूज करके पूरे एरिया में कवर कर दिया। आप देखो कैसे ये ब्लू वाला एरिया इतना सारा बढ़ गया है। राइट? उसके बाद वहां पे वो एकदम दिल्ली सुल्तानेट के बॉर्डर तक आए थे, लेकिन वो दिल्ली के अंदर नहीं आए क्योंकि उन्हें लगा कि पहले से हमारे पास इतना सारा एरिया है जो हमको पता है, तो अभी जो एरियाज के बारे में हमें कुछ नहीं पता है वहां पे हमें एंटर नहीं करना चाहिए। और उस टाइम में पूरी दुनिया में लोगों को दिल्ली सुल्तानेट के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, वो एक अननोन एरिया था। तो इसलिए उन्होंने सोचा ठीक है, हम अभी वो एरिया छोड़ देते हैं और हमने बाकी जो इतना सारे एरिया कब्जा किया हुआ है, हम उस पर ध्यान देते हैं और देखते हैं हम कैसे उसको बेटर कर सकते हैं। ओके, तो आप अभी यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हो कि मंगोल्स जो हैं वो धीरे धीरे करके बॉर्डर्स पे आने लगे। तो आप देखो यहाँ पे वो हमको दिखाएंगे। तो ये जो ब्लू एरिया है वो यहाँ तक ही फैल रखा था मंगोल्स का। इधर पीछे थोड़ा एरिया रह गया था, कैस्पियन सी के पीछे का पूरा पार्ट रह गया था, और इस टाइम पे वो भी कवर हो जाता है। आप देखो कैसे ये पूरा एरिया ब्लू हो गया है। और दिल्ली के जो बॉर्डर्स है, यहाँ पे आप देखो ये जो रेड रेड आपको दिख रहे हैं डॉट्स,
वहां पे मंगोल लोगों ने दिल्ली में एंटर करने की कोशिश की। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मंगोल इन्वेजन की कहानी। 1206 मतलब आज से करीबन 800-900 साल पहले, राइट, ऑलमोस्ट 800-900 ईयर्स बैक की बात है। और उस टाइम पे मंगोल इन्वेजन स्टार्ट हो गया था। वो कैसे? दिल्ली की तरफ आने लगे थे। और उस टाइम पे जो दिल्ली सुल्तान का ग्रुप था, उन्होंने सोचा कि अगर हम इनको गिफ्ट्स भेजेंगे और अगर हम इनके साथ फ्रेंडशिप बनाएंगे तो शायद वो हमें अकेला छोड़ देंगे। तो आप अभी देख सकते हो, थोड़ी देर में वो हमको दिखाएंगे कैसे ये जो गिफ्ट्स हैं वो अलग अलग एरियाज में भिजा रहे थे ये, और कैसे वो उनके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, इस टाइम पे क्या हुआ कि लाहौर एंड मुल्तान में मंगोल ने कैप्चर कर लिया। ये जो एरियाज पाकिस्तान के साइड में गिरती हैं इस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान नाम का कुछ था ही नहीं। सब खाली अलग अलग टेरिटरीज थी, अलग अलग एरियाज थी जो अलग अलग किंग्स ले लेते थे अपने अंदर। तो मुल्तान और लाहौर मंगोल के अंडर आया था। और फिर बलबन जो किंग बने थे, बलबन जो किंग बने थे, उन्होंने, जो स्लेव डायनेस्टी के किंग थे, उन्होंने ये दो एरियाज वापस अपने अंडर ले ली, जो है लाहौर, मुल्तान एंड पंजाब के थोड़े एरियाज। तो आप देखो, यहां से मैं प्ले करती हूँ, आप देखो कैसे मुल्तान एंड लाहौर को मंगोल्स अपने अंडर ले लेते हैं, कैसे वो एरिया भी ब्लू हो जाता है मंगोल लीडर्स के अंडर। और फिर जब ये महमूद जो किंग है वो मर जाता है एंड बलबन किंग बन जाता है, वो वापस ये एरियाज को अपने अंडर ले लेता है। तो नाउ वी कैन सी कि महमूद मर गया है, बलबन किंग बन गया है, और वो वापस जा रहा है लाहौर, मुल्तान और पंजाब के एरियाज को अपने अंडर वापस लेने के लिए। उसके बाद क्या किया, बलबन ने वहां पे फोर्ट्स बनाए, ये एरियाज में उन्होंने किले बनाए, और बोला कि अभी अगर हम ये किले रखेंगे यहाँ पे, हम काफी बॉर्डर्स पे अगर हम फोर्ट्स या किले बनाएंगे तो हमको पता चलेगा कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, और जब वो दूर से आ रहे हैं तब भी हम उनको देख के हरा पाएंगे। इसी टाइम पे मंगोल एरिया में दो किंग्स थे जिनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। तो जो साथ साथ में रूल करते थे इतने सारे किंग्स मंगोल एरिया के, वहां पे कुछ किंग्स की बीच बीच में लड़ाई हो रही थी, और उनके आर्मी में बहुत सारे लोग भाग के निकल गए वहां से। तो जब भी कोई लोग कोई एरिया से भाग के निकल जाते हैं कहीं और खुद को बचाने के लिए, हम उनको बुलाते हैं रेफ्यूजी। आपने ये वर्ड कल सीखा था, आज मैं फिर से उसको रिपीट करती हूँ और मैं इसको चैट में भी डालती हूँ। रेफ्यूजीज वहां से आए थे, राइट? तो रेफ्यूजी कौन होता है? कैन समवन क्विकली एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज अ रेफ्यूजी? कौन समझाएगा? हाथ ऊपर करो प्लीज। रेफ्यूजी कौन होता है? यस रूबिया, बताओ। दीदी भागे हुए लोगों को बोलते हैं रेफ्यूजी। कहाँ से भागे हुए लोग? जंग से। यस, तो जब भी कोई जंग होती है और कुछ लोग वहां से भागते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम उनको बुलाते हैं रेफ्यूजी। यस रुचिका, बोलो। दीदी मैं भी वही बताने वाली थी, रुपया बताए। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर रेजिंग योर हैंड। ओके, तो रेफ्यूजीज वहां से भाग के निकल रहे थे, तो बलबन ने क्या सोचा, उसने सोचा कि हम इन लोगों को ही बुला के अपने फोर्ट्स पे बिठा देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो मंगोल एम्पायर है वहां की आर्मी में ये खुद रह चुके हैं। तो इनको पता होगा कि उनकी आर्मी की ट्रेनिंग कैसे होती है, उनके पास क्या क्या हथियार हैं, उनके पास कितने घोड़े हाथी हैं, और उनका लड़ने का तरीका क्या है, उनकी कमजोरियां क्या है, ये सब इनको पता होगा क्योंकि वो उनके ही आर्मी में रह चुके हैं। तो अगर हम उनको अपनी तरफ ले लेंगे तो हमको मंगोल्स की पूरी कमजोरियां पता होंगी और हम उनको अच्छे से हरा पाएंगे। तो यही सोच के वहां के जो भी रेफ्यूजीज थे जो वहां से भाग के निकल रहे थे, उन सब को एक एक फोर्ट दे दिया गया कि तुम ये फोर्ट अब से संभालोगे। और इससे उनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलने लगा कि मंगोल के मिलिट्री कैसे लड़ाई करते हैं और वो किस तरह से एरिया पे कब्जा करते हैं, उनके पास क्या ट्रेनिंग है, उनके पास क्या हथियार है, ये सब चीजों के बारे में उनको पता चलता है।
इसके थोड़े ही टाइम बाद हम देख सकते हैं कि कहीं और के एक किंग थे जिनको नेगुडरीज बोलते हैं। उन्होंने हर साल पंजाब के अंदर रेड की। पंजाब जो एरिया है वो एरिया में वो हर साल रेड करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको बॉर्डर में ही हरा दिया जाता था, क्योंकि उनके पास इतना सारा इंफॉर्मेशन था उनके मिलिट्री के बारे में, उनको उनकी कमजोरियां पता थी, तो वो इन सब चीजों की वजह से उनको काफी अच्छे से हरा पाते थे। इसी टाइम पे बलबन ने सोचा कि यहाँ पे अगर हर साल रेड हो रहा है तो किसी ना किसी को यहाँ पे रहना चाहिए। तो आप इससे पहले अगर देखोगे, इस पार्ट में अगर आप देखोगे, सिर्फ बलबन है बीच में जो पूरा एरिया संभाल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो बलबन का बेटा मोहम्मद शाह, वो एक्चुअली लाहौर एंड मुल्तान एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसको वो पोजीशन दिया गया था कि तुम यहाँ से इन बॉर्डर्स की रक्षा करो, इन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करो। और जब वो प्रोटेक्ट कर रहा था उसी टाइम पे एक और मंगोल इन्वेजन हुआ, और उस मंगोल इन्वेजन में मोहम्मद को मार दिया गया। और उसके मरने के बाद बलबन को इतना शॉक लग गया, उसको इतना दुखी हुआ वो, कि वो खुद भी मर गया। और उसके बाद आया उसका एक ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब उसके बेटे का बेटा, जिसका नाम था काइकुबाद। यहां तक हमने कल के क्लास में पढ़ा है, यहां से आगे हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके। इसके बाद क्या हुआ कि जो दूसरे एरियाज थे वहां पे अलग अलग किंग्स आने लगे। तो पहले इन यहाँ पे कोई और किंग था, उनके ही कोई बेटे ने अपना खुद का एक किंगडम बनाया, और वहां पे एक और टीम बन गई, एक और एम्पायर बन गई। उनके एम्पायर ने किसी और को रखा और उसने दूसरे एरिया पे भी कब्जा कर लिया। ये सब इंडिया के बाहर चल रहा है, ठीक है। इससे हमें उतना कुछ लेना देना नहीं है। जब वो दिल्ली सुल्तानेट की तरफ आने लगते हैं उस टाइम पे हम उन चीजों को नोट करेंगे और उन चीजों को याद रखेंगे। इंडिया के बाहर जो भी हो रहा है उसका हम उतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसी बीच क्या होता है कि काइकोबाद का मर्डर हो जाता है। जो उसका बलबन का बेटे का बेटा जो राजा बना था, कुछ ही सालों में उसका मर्डर हो जाता है। किससे? खिलजियों से। तो खिलजी एक और फैमिली थी जो उस टाइम पे स्लेव डायनेस्टी के मिलिट्री में काम करती थी, और उन्होंने कहा बहुत हो गया इन लोगों का, अभी हम हैं, अभी हम राजा बनेंगे। तो उन्होंने काइकोबाद का मर्डर कर दिया और वो खुद दिल्ली के नए डायनेस्टी को स्टार्ट करने लग गए, जिसका नाम था, क्या नाम था? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ जलालुद्दीन खिलजी से। हमने इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ा है। जलालुद्दीन खिलजी मिलिट्री में थे, वो बलबन के हेड मिलिट्री थे, और फिर वो खुद राजा बन गए। मिलिट्री में वो काफी अच्छे से लड़ाई कर पाते थे, और इसीलिए जब वो राजा बने तो लोगों ने काफी इजीली उनको मान भी लिया। उनके टाइम पे जब वो रूल कर रहे थे तो लोग कहते थे कि वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं और वो लोगों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। अपने मिलिट्री में भी, अपने आर्मी में भी जितने लोग हैं उनका भी वो बहुत अच्छा ख्याल रखते थे। ओके, इस पार्ट से मैं ऑडियो ऑन करूंगी, फिर हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देख के समराइज करेंगे। यहाँ तक हमने कल के क्लास में पढ़ा था। अभी आज के क्लास के लिए हम ये ऑडियो के साथ देखेंगे और फिर मैं बीच बीच में पॉज कर करके समझाऊंगी। कोई भी पार्ट अगर आपको नहीं समझ आता है प्लीज मुझे चैट में बताना। जब नोट्स भी लिखना होगा मैं बताऊंगी। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं प्ले कर रही हूँ। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सबको? ओके, आई थिंक अब मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी। मेरा फोन थोड़ा दूर रखा था, मैंने भी पास में ले आई हूँ। ओके, तो हम अभी ये वीडियो को देखेंगे, मैं बीच बीच में पॉज कर करके समझाती रहूंगी। addition to his military ability, but this
Neguderis, with Kutluk Khwaja taking command of them. In 1290, Kaikubad was murdered and the throne was seized by the founder of the famed Delhi Khalji dynasty, Jalal al-Din Khalji. Around 70 years old when he became Sultan, Jalal al-Din rose through the military, becoming a lead general for Balban and regent for his grandson Kaikubad before seizing power. Militarily, he was quite capable, defeating a Mongol army at Bahram in 1292. Jalal al-Din Khalji's reign was notable for his benevolence and generosity, in addition to his military ability, but this kindness made him appear weak to his ambitious nephew, Ala al-Din. In 1296, Ala al-Din Khalji killed his uncle and usurped. Yes. Bolo? Yes, Aryan? नहीं दीदी, तुमने म्यूट किया था इसलिए बोला। हाँ, ओके। तो अभी तक हमने क्या समझा कि जो कैकुबाद है वो लास्ट हमने देखा कि कैकुबाद थे राजा जो है बलबन के ग्रैंडसन, और बलबन के मरने के बाद कैकुबाद राजा बने थे। कैकुबाद जब राजा थे उस टाइम पे उनको मर्डर कर दिया गया जलालुद्दीन खिलजी ने, और फिर खिलजी डायनेस्टी का टाइम स्टार्ट हुआ। खिलजी एक अलग ही फैमिली थी, तो बहुत 4-5 अलग अलग फैमिलीज थी जिन्होंने काफी सालों तक दिल्ली सुल्तानेट में रूल किया, लेकिन वो एक ही फैमिली से नहीं थे। तो पहले के टाइम में कैसा होता था कि अगर मैं कहीं की राजा बनी हूँ, रानी बनी हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे राजा बनेंगे, और उनके मरने के बाद उनके बच्चे राजा बनेंगे, उनके मरने के बाद उनके बच्चे राजा बनेंगे, ऐसे चलता था। लेकिन दिल्ली सुल्तानेट में क्या हुआ, स्लेव डायनेस्टी के ऐसे ही 2-3 पीढ़ी राजा बने थे और फिर उनको मार दिया गया, और फिर खिलजी डायनेस्टी ने टेक ओवर किया और उन्होंने अपना राज चलाया। तो जलालुद्दीन खिलजी काफी अच्छे थे और वो बहुत ही लोगों को समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपने मिलिट्री में भी लोगों को काफी फ्रीडम दी थी और उनको बहुत अच्छे से लोगों का वो काफी अच्छे से देखभाल करते। उसके बाद क्या हुआ कि उनका एक नेफ्यू था, नेफ्यू मतलब भांजा, राइट, उनके भाई या बहन का एक बेटा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने सोचा कि यार ये राजा है, ये राजाओं की तरह क्यों नहीं रहता है, ये हमेशा लोगों को समझने की कोशिश कर रहा है, राजा थोड़ी लोगों को समझते हैं, राजा बस जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जहां पे उनको जो कब्जा करना होता है लेते हैं, बहुत सारे पैसे बनाते हैं और पैसे खर्चते हैं, ये क्यों लोगों को समझने की कोशिश कर रहा है, ये बात उसके भांजे को अच्छी नहीं लगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंकल को मार दिया और वो खुद राजा बन गया। यहां तक सबको समझा कि कैसे बलबन से कैकुबाद आया, कैकुबाद को मार के जलालुद्दीन आया और जलालुद्दीन के भांजे अलाउद्दीन ने उसको मारा और वो राजा बन गया। यहां तक समझा? ये सारे जो पार्ट्स हैं ये हमने कवर करे हैं इस वाले क्लास में, दिल्ली सुल्तानेट। तो दिल्ली सुल्तानेट पार्ट 1 में हमने बलबन, कैकुबाद, मोहम्मद शाह इनके बारे में पढ़ा था, और पार्ट 2 में हमने अलाउद्दीन एंड जलालुद्दीन खिलजी के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा है। 45 मिनट्स का वीडियो है, आप जाके देख सकते हो अगर आपको उनकी स्टोरी डिटेल में जाननी है तो। ओके, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो एंड सी वीडियो में वो आगे हमें क्या बता रहे हैं। Usurped power. Ala al-Din Khalji was cunning and ruthless and had an exceptional military ability. His reign began with a large Neguderia incursion, attacking Multan, Sindh and Lahore. Ala al-Din's commanders, Ulugh Khan and Zafar Khan, were mobilized with a larger army than the Mongols, and at Jaran Manjur defeated them. ओके, तो यहाँ पे हमको बताया है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके 2 मेन कमांडर थे, मतलब उसके मिलिट्री में 2 लोग थे जो उसकी पूरी मिलिट्री को संभालते थे। इनका नाम था जफर खान एंड उलुग खान। तो इन दोनों ने अलाउद्दीन की बहुत मदद की अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए, और भी बड़ा एरिया अपने अंडर लेने के लिए और दूसरे एरियाज पे कब्जा करने के लिए, और वो मिलिट्री को काफी अच्छे से चलाते थे। तो वो उनके ही अंडर काम करते थे। कौन 2 लोग? जफर खान एंड उलुग खान।
तो उन्होंने जाके लाहौर में मंगोल लीडर्स के साथ बहुत सारी लड़ाइयां की और इन लड़ाइयों में वो जीत भी गए थे। और इस जीत के वजह से अलाउद्दीन खिलजी को उनसे जेलसी होने लगी। आप लोग जेलसी समझते हो? जेलस का मतलब क्या होता है? जलन। यस, जलन होने लगी, जलन या जेलसी होने लगी। और उन्हें लगा कि ये लोग जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं और उसके वजह से लोग इनको सपोर्ट करेंगे, और अगर लोग इनको सपोर्ट करने लगेंगे तो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, और उससे बहुत जलन होने लगी। तो वो बहुत जलता था कि ये लोग इतना अच्छा करेंगे तो फिर लोग मुझे क्यों मानेंगे और लोग मेरे अंडर क्यों रहेंगे, फिर लोग चाहेंगे कि यही उनके राजा बने। तो इस बात से वो बहुत कंफ्यूज रहते थे। ओके, लेट्स वॉच द वीडियो नाउ एंड सी आगे क्या बोलते हैं। Larger army than the Mongols, and at Jaran Manjur defeated them. Ala al-Din Khalji initiated a number of reforms to strengthen his control and prepare against Mongol invasions. His army and officers were paid in cash, and the Sultan had personal control over the army. तो इस जलन की वजह से क्या हुआ कि अलाउद्दीन ने बोला कि अभी मेरे अंडर जो ये जफर एंड उलुग हैं, जो अभी तक मिलिट्री संभाल रहे हैं, मैं इनको संभालने नहीं दूंगा। सारे आर्मी में जितने भी लोग हैं सबको पेमेंट मैं ही डायरेक्ट दूंगा, जिसको भी जो भी इंस्ट्रक्शन देना है वो भी मैं ही करूंगा। तो इससे पहले क्या होता था कि वो जो भी पैसे होते थे, जो भी काम होता था, वो जफर एंड उलुग खान को बताता था और ये लोग दोनों पूरे आर्मी को संभालते थे। लेकिन क्योंकि अलाउद्दीन को जलन होने लगी, उसने कहा कि नहीं नहीं, अभी तुम लोग नहीं संभालोगे, अभी पूरा मैं ही संभालूंगा, मैं ही जिसको पैसे देना है दूंगा, जो भी काम देना है वो भी मैं ही दूंगा, मैं ही पूरी चीजों को कंट्रोल करूंगा। यस रूबिया, पूछो। दीदी मैं बोलूँगा एक चीज, हाँ बोलो। उसकी वजह से उनकी आर्मी कमजोर होने लगी। यस, इसकी वजह से उनकी आर्मी भी कमजोर होने लगी, क्योंकि हमें ये भी याद रखना है कि उस टाइम पे फोन नहीं था, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, है ना। तो अगर लोगों को एक दूसरे से बात करनी हो, उनको आमने सामने मिलना पड़ता था। तो अलाउद्दीन हर एरिया में, हर आर्मी में जाके सबसे बात करे, एक एक को जाके पैसा दे हाथ में, ये भी उसके लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उस टाइम पे उसको बहुत सारा ट्रैवल करके लोगों से मिल मिल के ये करना पड़ता था, है ना। इस टाइम पे कैसे हम फोन पे सब चीजें बता सकते हैं, पेमेंट है तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं सीधा बैंक अकाउंट में, ऐसी चीजें, ऐसी सुविधाएं उस टाइम पे नहीं थी। तो हमें ये भी सोचना है कि ये सब मुश्किलों से घुस के भी अलाउद्दीन वैसे ही करना चाहता था। और क्यों क्यों उसने पूरा कंट्रोल अपने अंडर लिया और जफर और उलुग से कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लिया, ऐसा क्यों हुआ? कैन समवन रेज देयर हैंड एंड टेल मी? यस रूबिया, बोलो। उसने ना बहुत ही जलन कर लिया और फिर उसको खतरा होने लगा उन लोग दोनों से कि इन लोग दोनों को राजा बना सकते हैं इन दोनों में से कोई, तो करके हटाना चाहता था, उससे जेलसी फील कर रहा था बहुत। यस, वेरी गुड। तो उनको जेलसी फीलिंग होती थी दैट अगर ये लोग इतने अच्छे से मिलिट्री को संभालेंगे देन मे बी उनको राजा बना दिया जाएगा, दे विल बिकम किंग। एंड इसकी वजह से उसको जेलसी होने लगी एंड उसने पूरा जो मिलिट्री कंट्रोल है वो वापस अपने हाथों में ले लिया और हर एक आर्मी मेंबर को खुद ही पेमेंट देता था, सारे वेपन्स भी खुद ही ऑर्डर करता था और सारा मिलिट्री का काम चलाना भी वो एंटायर एंड टू एंड खुद से ही करता। ओके, अब देखते हैं आगे वीडियो में क्या बताते हैं। Rather than leaving it in the hands of his emirs. Economic reforms were undertaken as well, with high taxes up to 50% of each crop, and efforts were made to prevent hoarding to keep prices low, making it cheaper to feed his men. ओके, तो यहाँ पे हमें दो चीजों के बारे में बताई है, एक है टैक्सेस एंड एक है प्राइसेस। इसका मतलब क्या है और उसके बारे में क्या बताया है जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे क्योंकि उनकी इतनी बड़ी आर्मी थी तो उनको आर्मी लोगों को पैसे देने होते थे और वो पैसे कहीं ना कहीं से कलेक्ट करने पड़ते थे। तो वो क्या करते थे कि नॉर्मल जो पब्लिक है, वहां की जो जनता है, उनसे वो बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट करते थे, उनसे बहुत सारे पैसे कलेक्ट करते थे और उन्हीं पैसों से वो मिलिट्री को पे करते थे। उनका जो पेमेंट है, उनका जो तनख्वाह होता था वो लोगों के थ्रू ही जाता था, टैक्सेस के थ्रू जाता था। और एक और चीज जो अलाउद्दीन खिलजी ने की कि उन्होंने जो प्राइसेस है चीजों के
जैसे चावल, आटा, दाल, सब्जियां, इन सारी चीजों की जो दाम है वो उन्होंने बहुत कम कर दी, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी है तो आर्मी को खिलाना भी है और ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। और इसके वजह से लोग बहुत इरिटेटेड होने लगे, क्योंकि लोगों ने बोला यार पहले तो हम ये सब उगा रहे हैं, तुम हमको अच्छे से रेट पे बेचने नहीं दे रहे हो, उसके ऊपर से तुम हमसे पैसे ले रहे हो ताकि तुम आर्मी को पैसे दे सको। तो पहले तो हमको कमाने नहीं दे रहे, जितने भी हमारी कमाई हो रही है उसमें तुम हमसे टैक्सेस में पैसे ले रहे हो। और उसकी वजह से लोग उनसे बहुत इरिटेट हो रहे थे कि हमारे जितने भी पैसे बन रहे हैं वो सब इसी में जा रहे हैं। ओके, यहां तक सबको समझा कि क्यों अलाउद्दीन के अंडर क्यों दिल्ली सुल्तानेट वीक होने लगी। ओके, पहले तो उन्होंने Yes. कंट्रोल पूरा अपने हाथों में ले लिया जफर एंड उलुग से। उन्होंने पूरे आर्मी का पेमेंट भी अपने हाथ में ले लिया, टैक्सेस बढ़ा दी ताकि लोगों को पेमेंट मिल सके, और सारे खरीदने वाले चीजों का दाम भी कम कर दिया ताकि आर्मी को खिलाया जा सके और उसमें ज्यादा पैसे खर्च ना हो। और इन सारे रीजन की वजह से लोग उनसे बहुत गुस्सा रहते थे कि ये हमसे ही पैसे लेता है और हमको ठीक से कमाने नहीं देता। यस रूबिया, पूछो। दीदी उसके वजह से उसको निकाला भी जा सकता ना, गुस्सा तो होके। ऐसे टाइम पे क्या होता था, अगर लोग बहुत इरिटेटेड हो जाते थे तो वो बोलते थे यार ये राजा बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो हमारे बारे में सोचता नहीं है, इसको हम निकालते हैं। तो ऐसी चीजें भी होती थी उस टाइम पे। अभी देखते हैं स्टोरी में वो क्या बताते हैं कि इनके साथ क्या होता है आखिर। His position was strengthened by a strong spy network and his loyal eunuch and possible lover, Malik Kafar, who secured him from court intrigues. While conflict continued on and off with other Mongol Khanates, and Kaidu's energies were focused on harassing Kublai's northern territories, the attention of the Chagatai Mongols turned to India in the closing years of the 13th century. India was famously wealthy and largely untouched by the Mongols, and ओके, तो इस टाइम तक क्या हुआ कि बाहर के जो लीडर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुतलुग है, दुआ है, कायदू रीजन है, ये सारे जो रीजन्स है, ये ब्लू वाला, लाइट ब्लू वाला, रेड वाला इधर, ग्रीन वाला इधर, ये सारे रीजन्स क्या है, उन सब की नजरें दिल्ली सुल्तानेट पे पड़ने लगी। उन्हें समझ में आने लगा कि इन लोगों के पास पैसा बहुत है और ज्यादा कोई उस एरिया में गया नहीं है, हमको पता नहीं है कि क्या उनको लड़ाई करना आता भी है कि नहीं। राइट, तो लोगों की नजरें उस तरफ जाने लगी कि देखते हैं कि दिल्ली सुल्तानेट में हो क्या रहा है और हम कैसे इसको अपने अंडर ले सकते हैं। ओके, लेट्स वॉच द वीडियो एंड सी आगे क्या बताते हैं। was the only direction the Chagatai Khanate could expand that would not conflict with other Mongol Khanates. That damn button is back. Our oldest enemy. While generally the Mongol attacks on India are considered raids intended for plunder, the most serious invasions which threatened the Delhi Sultanate occurred in Duwa's reign. In 1298, another Mongol force was sent into India. तो इस टाइम पे भी जब मंगोल लीडर्स, ये मंगोल इन्वेजन हो रहा था, इन्वेजन मतलब जबरदस्ती किसी एरिया में घुस जाना, तो मंगोल लोग जब जबरदस्ती दिल्ली सुल्तानेट की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो ज्यादातर वहां से पैसे लेने के लिए और वहां पे रेड करने के लिए, वो एरिया को लूटने के लिए वो एंटर कर रहे थे। उनका इरादा नहीं था कि हम वहां जाके राजा बनेंगे, उनका इरादा था कि इनके पास बहुत पैसा है, हम इनका पूरा पैसा उठा के अपने पास ले लेंगे। और इसी इंटेंशन से बहुत बार उन्होंने कोशिश की दिल्ली सुल्तानेट को एंटर करने के लिए। ऐसा ही एक हुआ था 1298 में। तो ये मंगोल इन्वेजन कब स्टार्ट हुआ था? 1200 में। और 90 साल बाद भी ये लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं इस एरिया में घुसने के लिए। अब देखते हैं वीडियो में हमें आगे क्या बताते हैं। Ala al-Din Khalji's army under Ulugh Khan was campaigning in Gujarat when the Mongols attacked. The commander left in Delhi, Zafar Khan, was able to raise a large army and defeat the Mongols, once more driving them back across the border. तो ऐसे ही एक टाइम पे एक मंगोल लीडर इस टाइम का जो गुजरात रीजन है वहां पे आया था, और जफर खान जो है वो जल्दी से लाहौर से इस तरफ आ गया और उसने वो मंगोल लीडर को हरा दिया।
इसके वजह से अलाउद्दीन को और भी जलन होने लगी कि पहले से लोग इस जफर को बहुत ज्यादा मानते हैं और अभी उसने ये कर दिया है तो लोग उसको और भी ज्यादा मानेंगे और लोग बोलेंगे कि हमको यही राजा चाहिए, ये अलाउद्दीन बेकार है। और उसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल होते थे और वो बहुत जलता था उससे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। Zafar Khan became very popular after this victory, which may have given the always suspicious Sultan Ala al-Din concern over his loyalty. In 1299, on the orders of Duwa Khan, his sons Kutluk Khwaja and Temur Buka marched with 50 to 60,000 Negaderi and Chagatai horsemen over the border. The numbers of the Mongols prove that this was an invasion with conquest as its purpose. ओके तो बेसिकली इस टाइम पे क्या हुआ, दिस इज इन द ईयर 1299 ईयर में 3-4 मंगोल लीडर्स ने अपनी बड़ी सी आर्मी बिठाई, 50,000 60,000 लोगों की आर्मी लेके वो आए दिल्ली सुल्तानेट में। और फिर इसमें पता चल गया कि अभी ये लोग लूटने नहीं आ रहे हैं, अभी ये लोग यहाँ पे राज करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी लेके आ रहे हैं। और इस युद्ध का नाम पड़ा बैटल ऑफ किली, KILI, बैटल ऑफ किली। ये एक बहुत ही बड़ा युद्ध था और इस युद्ध में क्या क्या होता है हम देखते हैं। ओके, मुझे एक नीदा शेख नाम के स्टूडेंट दिख रहे हैं, कौन है? आप अनम्यूट करके बता सकते हो स्टूडेंट का नाम क्या है? नीदा, NIDA नाम लिखा है, आप स्टूडेंट का नाम बता सकते हैं प्लीज? ओके, कट कर दिया कॉल, पता नहीं कौन है। हाँ, यस रूबिया पूछो। दीदी तुमने क्या तभी बोले थे ना, किल का? बैटल ऑफ किली। किली मतलब कुछ नहीं है, वो एरिया का नाम था जहां पे युद्ध हुआ था। तो उस टाइम पे क्या करते थे, जहां पे भी लड़ाई होती थी वो एरिया का नाम पड़ जाता था युद्ध का नाम। तो आपने बैटल ऑफ पानीपत सुना होगा, ये नाम सुना है? पानीपत, तो वो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो पानीपत में हुआ था, तो ऐसे नाम रखे जाते थे। तो बैटल ऑफ किली 1299 में हुआ था, जहां बहुत सारे मंगोल लीडर्स थे और अलाउद्दीन खिलजी थे। तो अभी देखते हैं उस बैटल में क्या होता है। डिप्रेशन में आके मर गया ना दीदी वो, फिर रात दिन देखेंगे क्या होता है। ओके, मैं थोड़ा आगे करके फिर प्ले करती हूँ। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि जब ये मंगोल लीडर्स आने लगे तो पहले जो जफर खान है जो ऑलरेडी उस एरिया में थे, अगर आप आपको वो पार्ट से दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो अगर आप यहाँ देखो, जो जफर खान है ही इज वेरी क्लोज। तो जब ये सारे मंगोल लीडर्स आने लगे, जोया शेख कौन है? स्टूडेंट का नाम बता सकते हैं? ओके, नेवर माइंड। हाँ, तो जफर खान जो है वो बहुत पास में था। आप देख सकते हो ये लोग ऊपर से इधर मुल्तान एंड लाहौर की तरफ आ रहे हैं। जफर खान ऑलरेडी यहाँ पे था, जबकि अलाउद्दीन एंड उलुग जो है वो नीचे की तरफ थे, गुजरात के पास थे। तो क्या हुआ कि जब ये मंगोल लीडर्स आने लगे तो जफर खान ने पहले जाके डिफेंस की। यमुना रिवर जो है, यमुना नदी है, उसके पास उसने जाके उनको वहीं पे रोकने की कोशिश की। और वहां पे उसने देखा कि इतने सारे आर्मी आ रखे हैं कि हम इनको हरा नहीं पाएंगे अकेले। तो वो वापस दिल्ली की तरफ जाने लगा। और जैसे वो दिल्ली की तरफ जाने लगा वैसे ही मंगोल लीडर्स और पास पास आने लगे।
फिर दिल्ली में जब वो गया तब वहां पे अलाउद्दीन खिलजी एंड उसके जो दूसरे मिलिट्री हैं उलुग खान, वो दोनों वहां पे ज्वाइन हो चुके थे। तो उनकी भी काफी बड़ी आर्मी बन चुकी थी इस पॉइंट पे। तब तीनों ने मिलके सोचा कि ठीक है, हम तीनों आर्मियों को लेके जाएंगे और वहां उनकी भी काफी बड़ी आर्मी है, हमारी भी काफी बड़ी आर्मी है, तो शायद हम फिर जीत पाएंगे। तो यही सोच के वो दिल्ली से बाहर निकले। तो आप देख सकते हो कैसे वो धीरे 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 प्लान बना के दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाया। ओके, अभी अगर आप मंगोल लीडर के साइड देखोगे तो आप देखोगे ये जो ब्लू ब्लू पार्ट्स है यहाँ पे ज्यादातर घोड़े बनाए गए हैं, मतलब इनके पास बहुत सारे हॉर्सेस थे और काफी बड़ी आर्मी थी। और अगर आप अलाउद्दीन खिलजी का साइड देखोगे, उनके साइड में हॉर्सेस भी उतने ही थे और हाथी भी थे। हर टीम के पास काफी 4-5 या 10-15 हाथी थे। और हाथी का वो सूंड होता है ना, टस्क, जो लंबे लंबे दांत होते हैं, उसमें उन्होंने एक चाकू लगा रखी थी ताकि जो भी सामने आए वो उसी से कट जाए। सो लेट्स सी एलिफेंट टस्क वेपन, यहाँ पे दिखेगा कि नहीं। मैं आपको एक फोटो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो हाथियों को इस तरह से कवर करते थे, उनपे भी एक तरह का आर्मर लगाते थे ताकि अगर कोई उनपे वार करे तो उनको किसी तरह का चोट ना लगे। आप इस तरह से देख सकते हो कैसे हाथियों को भी कवर किया जाता था, जैसे सिपाहियों को कवर मिलता था वैसे हाथियों को कवर मिलता था। और इस फोटो में आप देख सकते हो कैसे उनके दांत पे इस तरह के स्पाइक्स या चाकू लगाए गए कि अगर कोई भी उनके आसपास आता है तो वो उसी से मर सकता है। एक और आपको फोटो दिखाती हूँ। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे हाथी के जो दांत है उसके ऊपर भी चीजें बिठाई गई है ताकि अगर कोई उसके आसपास आए तो उसी से उसको लग जाए और वो वहीं पे मर जाए। वॉर एलिफेंट्स ऐसे दिखती थी। ओके ओके, लेट्स गो बैक टू द वीडियो एंड सी कि वीडियो में आगे जाके क्या होता है। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस। ओके, जिन लोगों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करो, आपको दिख जाएगा। आप अभी लोगों के फेस पे चले गए होगे, अगर आप लेफ्ट लेफ्ट जाओगे तो आपको मेरा स्क्रीन दिखेगा। सबको दिख रहा है अभी? सोनी, सुहानी, इच्छा? ओके, यस रूबिया, पूछो क्वेश्चन। और दीदी वो कहते ये फोटो कब का है लगाए हुए? बहुत पुराना है। ओ, कब का है वो तो नहीं पता, लेकिन बहुत पुराना है उतना पता है। ओके, अभी ये वीडियो में देखते हैं कि कैसे उन्होंने उनके आर्मी को हराया। तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन आप यही समझ लो, यहाँ पे हाथी हैं, सामने दो दो दो, पीछे घोड़े हैं, बीच में अलाउद्दीन खिलजी है, इधर उलुग और इधर जफर खान, और वहां पे मंगोल लीडर। ये ब्लू वाला साइड मंगोल साइड है, रेड वाला साइड दिल्ली सुल्तानेट का साइड है। तो अभी मैं अपना माइक ऑफ करके ये वीडियो प्ले करूंगी, आप सिर्फ देखो कि क्या क्या होता है वीडियो में।
ओके, तो ये जो साइड आपने आगे जाती हुई देखी, ये जफर खान के आर्मी की साइड थी। उन्होंने पहले अटैक चालू किया और जो राइट साइड में मंगोल लीडर का साइड था, वहां पे उन्होंने काफी लोगों को हटा दिया और उनको पीछे 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 लेते चले गए। और इस टाइम पे क्या हुआ कि मंगोल लीडर के जो बीच का साइड था, वो भी जफर खान की तरफ आने लगे और उन्होंने उसको घेरने की कोशिश की। अभी देखते हैं वीडियो में क्या होता है। ओके, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। तो हमें पता है कि ये जो जफर खान है वो चारों तरफ से घिर चुका है। अभी आपको क्या लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी उसको बचाने के लिए आएगा या नहीं? आप हाथ ऊपर करके बता सकते हो। आपको क्या लगता है, विल ही कम? जफर खान को बचाने के लिए क्या अलाउद्दीन खिलजी ज्वाइन होंगे या नहीं? ओके, समीक्षा ने कहा यस, दिगंबर ने कहा नो। समीक्षा, आपको क्यों यस लगता है, बताओ। सही गलत आंसर नहीं है, आप सिर्फ मुझे बताओ आपको क्यों यस लगता है। यस समीक्षा, अपना रीजन बताओ, बस कोई सही गलत आंसर नहीं है, बताओ ना। बिना डिस्कशन के क्लास बहुत बोरिंग हो जाता है। आपको लगता है अलाउद्दीन खिलजी आएगा बचाने के लिए, क्यों? ओके, मुस्कान ने भी यस बोला। मुस्कान, आप बता सकते हो क्यों? यस मुस्कान, हाँ बताओ। अनम्यूट करना होगा आपको मुस्कान, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, रुचिका ने कहा नो। रुचिका, क्या आप समझा सकते हो आपने क्यों नो कहा? दीदी, क्योंकि वो खुद की जान क्यों धोखे में डाल देगा। ओके, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि वो अपने खुद की जान को धोखे में क्यों डालेगा, वहां पे ऑलरेडी वो गिर चुका है, तो खुद को वो क्यों डेंजर में डालेगा। दैट इज वन रीजन। एक और रीजन क्या हो सकता है? यस सोनी सुहानी, आप बोलना चाहोगे? दीदी अगर उन्होंने पार्टनरशिप लिया है तो वो हेल्प करने जरूर आ सकते ना। ओके, तो अगर उन्होंने पार्टनरशिप लिया है, अगर वो पार्टनर्स हैं, तो वो तो उसको हेल्प करने के लिए आने चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हाँ, अगर पार्टनर है तो आना चाहिए। ओके, यस रूबिया, बताओ रूबिया। और दीदी वो बोले तो ना कि अपने पार्टनर रहे भी ना तो भी सुस्वार्थ के लिए उन्हें क्या इस करके तो लिए उन लोग को मालूम है कैसे लड़ते, तो शायद उसको लगे नहीं आएगा क्योंकि खुद के स्वार्थ के लिए उन्हें यूज कर रहा उन लोग को। ओके, तो शायद वो खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के रीजंस के लिए उसको यूज कर रहा है। उस टाइम पे तो हम देखते थे कि राजा लोग अपने ही भाइयों को, चाचाओं को, मामाओं को, पापाओं को मार देते थे राजा बनने के लिए। तो वो किसी आर्मी के इंसान के लिए क्यों खुद का जान खेल के वहां जाएगा बचाने के लिए? ओके, व्हाट एल्स? अलाउद्दीन एंड जफर खान का रिश्ता कैसा था? यस दिगंबर, आप बोलना चाहोगे? दीदी, जो अलाउद्दीन था दीदी, वो जफर से थोड़ा जलन होती थी उसको, तो इसलिए उसको उसे कैसे तभी मारना ही था। तो दीदी वो उसके लिए एक चांस हो गया। सो दीदी, लड़ाई के अंदर उसके साथ उगल वो भी है दूसरा। हाँ, तो दीदी अगर जफर मर गया तो दीदी वो राजा रह सकता है। अगर दीदी जफर बच गया तो बाकी की बची हुई जितनी भी जनता है वो जफर को आगे जाके राजा बना सकती है। इसलिए
अलाउद्दीन नहीं जाएगा जफर को बचाने। ओके, वेरी गुड। तो इसमें बहुत सारी पॉइंट्स थी। तो पहले क्या पॉइंट था कि एक तो वो खुद राजा है और राजा लोग पहले तो खुद के ही फैमिली को मार देते हैं राजा बनने के लिए, तो वो किसी और को क्यों बचाएगा। दूसरा है कि अलाउद्दीन खिलजी को ऑलरेडी जफर खान से जलन होती थी कि ये हमेशा अच्छी अच्छी लड़ाइयां करता है, लोग इसको बहुत ज्यादा मानते हैं। तो वैसे भी उसको इतनी जलन होती थी कि आगे जाके वो उसको मारने ही वाला था, कैसे कैसे करके वो उसको मारता ही रहता आगे। तो अभी सोचा ठीक है, जंग में वो खुद ही मर गया तो अच्छी बात है, तो वो शायद उसके पास नहीं जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर अलाउद्दीन चला भी गया और अगर वो खुद मर गया और जफर बच गया, तो लोग जफर को राजा बना देंगे, क्योंकि उसने इतनी अच्छी मिलिट्री जीत रखी हुई है पहले से, लोग उसको पहले से अच्छा मानते हैं। तो ये सारे रीजंस को सोच के शायद अलाउद्दीन उसको बचाने नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वीडियो में देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे ये मंगोल आर्मी अंदर की तरफ आने लगे और उन्होंने जफर खान को मार दिया। और फिर उसी युद्ध में ये जो मंगोल लीडर है उसको भी बहुत गहरी चोट पड़ गई, उसको भी चोट पड़ने लगी और फिर वो भी वापस अपने एरिया में चलने लगे। जब वो वापस अपने एरिया में जा रहे थे तो ये जो मंगोल लीडर है वो रास्ते में ही मर गया, क्योंकि उसको बहुत जोर से लग गया था और वो वापस अपने घर पहुंचने से पहले ही वो खुद मर गया। आप देख सकते हो यहाँ पे, आपने देखा होगा। अभी थोड़ा बैक ले जाके फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखो, जहाँ पे उसकी फोटो बनी हुई है ये ब्लू वाला टाइल, तो वो खुद भी मर जाता है और अलाउद्दीन और उलुग खान वापस दिल्ली में आ जाते हैं। तो ये हो गया एक बैटल जहां पे जफर खान जो बहुत ही कैपेबल लीडर था वो मर गया। अलाउद्दीन ने ज्यादा उसको बचाने की कोशिश भी नहीं की। उसके कुछ सालों बाद फिर से एक और अटैक हुआ दिल्ली पे। अलाउद्दीन के बीच में और एक और इंसान था तरगई जो मंगोल साइड से था, उनके बीच में लड़ाई हुई, वो हार गया और वो वापस अपने एरिया में चला गया। और अलाउद्दीन फिर भी वहां पे अपना कब्जा रख के बैठा हुआ था। फिर मंगोल लीडर्स ने 3 और लोगों को भेजा। तो आप देखो हर साल में वो कैसे अटैक पे अटैक करते जाते हैं, रोकते नहीं। तो यहाँ पे फिर से उन्होंने 3 लोगों को भेजा अटैक करने के लिए। अब देखते हैं इस अटैक के बाद क्या होता है। अलाउद्दीन जाता है लाहौर और मुल्तान के पास, वहां पे डिफेंस देने के लिए, और वहां पे वो तीनों को हरा देता है। जो 3 अलग अलग किंग्स आ रखे थे यहाँ पे रेड करने के लिए, तीनों को उसने मार दिया और अपना एरिया बना के रखा। तो इसके बहुत सारे रीजंस थे। कुछ रीजंस ये थे कि उस टाइम पे जो दिल्ली सुल्तानेट एरिया है जो इंडिया के अंडर आता है अभी, वहां पे इतनी गर्मी होती थी, समर में इतनी गर्मी होती थी कि ये मंगोल लीडर्स को आदत नहीं था कि उतने गर्मी में इतना भारी भारी वो लोग आर्मर वगैरह सूट वगैरह पहन के वो लड़ाई करें। तो एक रीजन तो वो था। दूसरा रीजन था कि जो सारे रेफ्यूजीज उन्होंने अपने पास रखे थे उससे उन्होंने समझ लिया था कि ये लोग कैसे लड़ाई करते हैं, क्या ट्रेनिंग होती है, किस तरह से वो लड़ाई को अप्रोच करते हैं। और ये सब जान के भी उनको हराना और भी आसान हो जाता था। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। ओके, उसके बाद ये जो कायदू रीजन है वहां का किंग मर गया और फिर यहाँ पे जो दुआ है उसने ये पूरे एरिया को अपने अंडर ले लिया और उसने पीस बनाने का एक नया तरीका सोचा कि हम क्यों एक दूसरे में लड़ाई करते हैं, हम अपना अपना रीजन संभालते हैं और शांति से रहते हैं एक दूसरे के साथ, क्यों ये हर साल लड़ाइयां करनी होती है।
और जब उसने अपने आजू बाजू, यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क ग्रीन एरिया है, लाइट ग्रीन एरिया है, ब्लू है, पर्पल है, ये अलग अलग किंगडम्स थे, अलग अलग राजा इनको चलाते थे। तो जब दुआ ने बोला कि ठीक है हम सब शांति से एक दूसरे के साथ रहते हैं, फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम सब मिलके दिल्ली पे अटैक करें, क्योंकि जब एक एक करके जा रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, तो शायद अगर हम सब मिलके जाएंगे तब हम दिल्ली को अपने अंडर ले पाएंगे। तब उन्होंने एक जॉइंट अटैक प्लान किया कि हम सब मिलके जाते हैं और वहां पे एक जॉइंट अटैक करते हैं। और ये सोच जब तक एक्शन में बन सके तब तक दुआ भी मर गया एंड अलाउद्दीन खिलजी भी मर गया। और उसके बाद राजा आए तुगलक। तो हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। वो राजा आए और उन्होंने भी काफी अपना डिफेंस किया। जो मंगोल लीडर्स आते रहे उसके बाद लाहौर और मुल्तान के साइड से, वहां पे उन्होंने काफी डिफेंस किया और किसी को आने नहीं दिया। ओके, यहाँ पे खत्म होता है मंगोल इन्वेजन का स्टोरी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तैमूर खान के बारे में और उनकी जो इन्वेजन्स थी। तैमूर के बारे में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। उनकी एक बहुत ही बड़ी इन्वेजन थी जो उन्होंने दिल्ली पे किया था, जहां पे उन्होंने वहां से सब कुछ चुरा लिया था। सारा जो सोना है, बिल्डिंगें तोड़ दी थी, लोगों को जला दिया था, गांव खत्म कर दी थी, बहुत सारी चीजें चुराई थी वहां से। और फिर उसके बाद आए मुगल लीडर्स और फिर मुगल लीडर्स का टाइम स्टार्ट हुआ। तो तैमूर पहले आए, उन्होंने एक इन्वेजन किया, वो वापस चले गए और उसके बाद एक और किंग आए और फिर उन्होंने वहां पे मुगल एम्पायर को वहां से अपना स्टार्ट मिला। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम तैमूर के इन्वेजन्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम मुगल एम्पायर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। आपका होमवर्क है कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। आपको नोट्स में इसके आंसर्स ढूंढ के यहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है मंगोल एम्पायर एक्सपैंडेड अंडर विच मंगोल लीडर। उसका आंसर है मंगोल एम्पायर एक्सपैंडेड अंडर चेंगिस खान मंगोल लीडर। इसी तरह से आप ऊपर क्विज में से क्वेश्चंस देख देख के, नोट्स में से आंसर देख देख के यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, सिंपल सा होमवर्क है, इतना कुछ करना नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले पहले के क्लासेस मिस की हैं, मैं सजेस्ट करूंगी आप ये वाले जो हिस्ट्री के वीडियोस हैं, आप अभी से लेके अगले मंडे तक ये सारे वीडियोस देख लो। यहाँ पे मैं मंगोल इन्वेजन पार्ट 2 भी डालूंगी। अगर आप ये सारे वीडियोस देख लोगे तो आपको आगे की क्लासेस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ओके, मैं यहाँ पे